आज हम इसमें चैप्टर 9 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, इसमें आज हम सूक्ष्मदर्शी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसकी इंग्लिश होती है माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले इसको डिफाइन अगर किया जाए तो कैसे किया जाए? वह प्रकाशिक यंत्र, द ऑप्टिकल सेंटर, द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा अति सूक्ष्म वस्तुओं के द्वारा दर्शन कोण बड़ा बनता है और वस्तुएं हमें, सूक्ष्म वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती हैं। रिपीट करते हैं अपनी बस बात को। वह प्रकाशिक यंत्र जिसके द्वारा बहुत सूक्ष्म वस्तुओं का दर्शन कोण हमारी आंख पर बड़ा बनता है और हमें वस्तुएं बड़ी दिखाई देती हैं। ये तो होगी इसको डेफिनेशन। अब सूक्ष्मदर्शी है कितने प्रकार की? तो ये 3 टाइप की हैं। तीनों के मैं नाम लिख रहा हूं अलग अलग। नंबर 1 सरल सूक्ष्मदर्शी, नंबर 2 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। तीनों के बारे में कहाँ मिलेंगे, कहाँ हम देखें और इनका यूज किस किस का कहाँ होता है। हम बुक सेंटर जो होता है, किताबों की दुकान होती है, वहाँ जब हम ज्योमेट्री बॉक्स लेने जाएं तो कुछ बॉक्सेस में एक मैग्नीफाइंग लेंस निकलता है जो कुछ इस तरह से बना रहता है। इस मैग्नीफाइंग लेंस से ये घड़ी की दुकान वाले, मोबाइल की दुकान वाले भी रखते हैं। इससे मैं अगर किसी अक्षर को देखूं तो जो छोटा अक्षर होगा वो इसमें बड़ा दिखाई देगा। मैग्नीफाइंग माने बड़ा करके दिखाना। तो इसको कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। ये अभी समझाएंगे कि बड़ा होकर क्यों दिखता है। पहले थोड़ा थोड़ा हिंट कि कौन सी माइक्रोस्कोप कहाँ मिलती है, क्या उसका उपयोग है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमारे जो इंटरमीडिएट कॉलेज होते हैं उनमें जो साइंस की लैब होती हैं, तो एक बायोलॉजी की लैब होगी, बायो की लैब, फिजिक्स की लैब, उसमें ये सूक्ष्मदर्शी हमें देखने को मिलेगी। वहाँ जो प्रैक्टिकल होंगे इनकी हेल्प से होंगे। अब है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इसका यूज जो बहुत सूक्ष्म राशियां होती, सूक्ष्म वस्तुएं देखनी होती हैं, जैसे कोई कोशिका का चित्र देखना है तो कोशिका जो सेल होती है उसको अंदर से कि कितने रूप की है, कैसी है, उसका चित्र देखना है। वो किसके द्वारा देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। पत्तों के स्टोमेटा देखने हैं, प्याज की जो झिल्ली होती है उसकी काट देखना है, उनको हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। और छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं घड़ी में, मोबाइल में, उनको हम इससे देखेंगे। तो यह मैग्नीफाइंग पावर के असेंडिंग ऑर्डर में है। ये थोड़ा कम बड़ा दिखाती है, ये और बड़ा करके वस्तु को दिखाती है, ये बहुत बड़ा करके वस्तु को दिखाती है। तो अब इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। सबसे पहले सरल सूक्ष्मदर्शी, ये एक साधारण उत्तल लेंस होता है और इसमें कोई वस्तु, कोई अक्षर, कोई मशीन का छोटा पुर्जा
बड़ा क्यों दिखता है उसको समझेंगे। ये है इसकी मुख्य अक्ष, ये प्रथम फोकस और ये द्वितीय फोकस। जब वस्तु लेंस के फोकस और वक्रता केंद्र दोनों के बीच में होती है, यहां होती है, तो देखिए क्या होता है। यहां वस्तु है, वस्तु को हम मान रहे हैं ए बी। इसका अगर प्रतिबिंब का आरेख बनाना है तो हम इससे दो किरणें भेजेंगे, दो रे भेजेंगे। एक रे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो समांतर जाने वाली रे इसके द्वितीय फोकस से होकर निकलेगी। ये निकल गई। और दूसरी रे भेजी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, सी सेंटर, यहां से भेज दी। जहां पर ये आगे जाकर दोनों काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि ये आगे जाकर ना काटें तो फिर हम क्या करते हैं, हम देख रहे हैं यहां पर ये किरणें आगे फैलती जा रही हैं, तो आगे नहीं काटेंगी, कोई उम्मीद नहीं है, तो इन्हें हम पीछे हटाएंगे डॉट डॉट लाइन से। पीछे हटाएंगे तो यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ये वर्चुअल किरणें हैं, आभासी किरणें हैं, वास्तविक तो गई इधर। तो जहां ये मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये किरणें अक्ष से ऊपर मिलती हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, नीचे मिलती हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो ऊपर मिल रही हैं तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और इसका नाम रखा जाएगा ए डैश बी डैश। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसीलिए मैग्नीफाइंग लेंस में जब हम अक्सर देखें, कोई छोटे मशीनों के पुर्जे देखें तो बड़े दिखाई देते हैं, उसका कारण यही है। इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है 1+D/F। यह है इसकी मैग्नीफाइंग पावर, हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। इसमें D और F को डिफाइन करें। D है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये क्या होती है, किसी किताब को अगर हमें पढ़ना है तो हम 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ेंगे आँख से, तो हमारी आँख सामान्य अवस्था में रहेगी। अगर हम 25 से पास लाते हैं तो आँख को लेंस की फोकस दूरी घटानी पड़ेगी, मांसपेशियों पर तनाव पड़ेगा, आँख पर जोर पड़ेगा। और पास लाते हैं और जोर पड़ेगा, एक स्थिति में देखना बंद हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। तो हमारी आँख कम से कम कितनी दूरी तक पढ़ पाती है, 25 सेंटीमीटर, अगर आँख स्वस्थ है तो, और अधिक से अधिक अनंत। तो हमारी आँख में एक विशेषता होती है कि जो लेंस लगा है वो मांसपेशियों का बना हुआ है, उसकी फोकस दूरी को आँख की मांसपेशियां घटा बढ़ा लेती हैं। लेंस अगर गोलाई में इस तरह से है तो फोकस दूरी कम है, इसका गोला जल्दी बन जाएगा। और जब लेंस इस तरह का पतला हो गया तो इसकी फोकस दूरी बढ़ गई। तो जब हम दूर का देखते हैं तो लेंस पतला हो जाता है हमारी आँख का, जब हम पास का देखते हैं तो लेंस मोटा हो जाता है। इसकी फोकस दूरी कम है, इसकी फोकस दूरी अधिक है। फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। खैर, तो जो डी होती है वो स्वस्थ आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। जहाँ डी बराबर 25 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का होगा। हमारी आँख में उत्तल लेंस लगा हुआ है और इसे कहते हैं स्पष्ट, इसे कहते हैं स्पष्ट दृष्टि
की न्यूनतम दूरी। और एफ है इस लेंस की फोकस दूरी। यूपी बोर्ड एग्जाम में ये सरल सूक्ष्मदर्शी नहीं पूछी जाएगी, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके स्टैंडर्ड से। तो उसमें जो पूछी जाती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये पूछी जाती है। इसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड का मतलब इसमें एक से अधिक लेंस लगे होंगे, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं दिखेगा उस वस्तु को, उस छोटे कण को, सूक्ष्म कण को देखने के लिए हम प्रयोग करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो हमारी स्कूल की लैब्स में होती हैं। तो इसको देखते हैं। माइक्रोस्कोप के बारे में लिखने को आएगा तो हेडिंग कितने रहेंगे? रचना, फिर प्रतिबिंब का बनना, फिर उसकी कार्यविधि, इस तरह से हेडिंग डालेंगे हम। तो पहला हेडिंग हमारा क्या रहेगा? रचना, कंस्ट्रक्शन। तो इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं जो धातु की नलियों में लगे होते हैं। इनमें एक लेंस छोटे साइज का होता है, छोटे द्वारक का होता है। द्वारक का मतलब यहां से यहां तक की लंबाई। और दूसरा लेंस बड़े द्वारक का होता है। इसके डायग्राम को बनाने के लिए हम पहले इस लेंस को बनाएंगे, फिर यहां पर एक वस्तु को दर्शाएंगे। वस्तु से दो किरणें भेजी जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जो इस लेंस के फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से भेजी जाएगी जो सीधी निकल जाएगी। जहां पर ये दोनों किरणें आपस में काटेंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब उल्टा बनेगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे काट रही हैं। ये दोनों किरणें जहां काट रही हैं, एक किरण भेजी मुख्य अक्ष के समांतर, इसके फोकस से होकर गई। दूसरी प्रकाशिक केंद्र से, इससे जाने वाली रेखा सीधी जाएगी। जहां दोनों काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इन किरणों के अनुसार इधर का हम लेंस बनाते हैं, इधर बड़ा लेंस होता है। तो
ये लेंस बनेगा। ये उत्तल लेंस, जो दूसरा बड़ा उत्तल लेंस है, ये इन किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। और यहां है प्रेक्षक, देखने वाला, ये प्रेक्षक है। तो प्रेक्षक को क्या दिखाई दिया? ये छोटी सी वस्तु प्रेक्षक को कितनी बड़ी देखेगी? देखते हैं। इन किरणों को, इधर ये किरणें फैल रही हैं, तो इन्हें पीछे हटाने पर ये यहां कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होंगी और यहां फिर प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब। यहां काट रही हैं, यहां भी प्रतिबिंब बनेगा। ये छोटा बन रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। इसका जो केंद्र है, इसके केंद्र को तो हम लिखेंगे O, इसके केंद्र को लिखेंगे E। इसका कारण बता रहे हैं क्यों। यह है वस्तु, तो इस लेंस का नाम पड़ गया अभिदृश्यक। अभि माने की ओर, दृश्य माने चित्र, वस्तु। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ये लेंस आंख की तरफ वाला है, तो इसे इसका नाम पड़ेगा नेत्रिका। और इसकी इंग्लिश होती है आई पीस। इसलिए इसके कोई भी मान को लिखेंगे, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, तो उसके सफिक्स में O लगाएंगे। इस लेंस के किसी मान को लिखेंगे, उसके सफिक्स में E लगाएंगे। आई पीस का पहला अक्षर E। इन किरणों को यहां मिल रही हैं। इस प्रकार ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। दर्शन कोण को दर्शाने के लिए हमने डॉट डॉट लाइन से एक रेखा और खींच दी। तो यहां वस्तु छोटी है, तो ये जो दर्शन कोण बनाएगी वो होगा अल्फा, और ये प्रतिबिंब जो दर्शन कोण बनाएगा वो होगा बीटा। इस प्रतिबिंब का नाम A डैश B डैश, इस प्रतिबिंब का नाम A डबल डैश B डबल डैश। चित्र हमारा बनके कंप्लीट हो गया। एक बार इसके डायग्राम को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सूक्ष्म वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे को अभिदृश्यक पर गिरती हैं, इससे निकलने के बाद एक दूसरे को बिंदु B डैश पर काटती हैं, जिससे A डैश B डैश उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है। नेत्रिका बड़ी है, इसका फोकस यहाँ होगा। नेत्रिका इसका बड़ा और आभासी प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनाती है। वस्तु का दर्शन कोण अल्फा और प्रतिबिंब का दर्शन कोण बीटा, ये हमने बना लिए। वस्तु की दूरी यहां से यहां तक U, प्रतिबिंब की दूरी यहां से वहां तक B। वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी B। इसने ये प्रतिबिंब बनाया है। अभिदृश्यक की दूरी लिख रहे हो वस्तु की O और O। अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी U और इससे प्रतिबिंब की दूरी BO। अभिदृश्यक का प्रतिबिंब इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तो इसके लिए ये वस्तु हो गई U, सफिक्स में E लगाएंगे। नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रही है। इस नेत्रिका ने ये प्रतिबिंब बनाया है, तो इसकी दूरी BE। डायग्राम कंप्लीट। तो डायग्राम में क्या हेडिंग होता है? पहला, रचना। इसमें
दो उत्तल लेंस होते हैं जिसमें एक छोटे द्वारक का और एक बड़े द्वारक का, ये धातु की दो नलियों में लगे रहते हैं और इन धातु की नलियों को आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। बस। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होता है हमारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें लिखते हैं वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक पर आपतित होती हैं। अभिदृश्यक से अपवर्तन के बाद या गुजरने के बाद एक दूसरे को बी डैश पर काटती हैं। ए डैश बी डैश उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है, इसलिए नेत्रिका इसका आभासी और अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनाती है। प्रतिबिंब का बनना हो गया। नेक्स्ट हेडिंग होता है हमारा आवर्धन समता के सूत्र। ये निकालने होते हैं। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की रचना एवं कार्यविधि चित्र सहित समझाओ एवं इसकी आवर्धन क्षमता के सूत्र दीजिए। तो आवर्धन क्षमता के सूत्र कैसे निकालते हैं? आवर्धन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर, कैपिटल एम से लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बीटा, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण एल्फा। लेकिन शर्त है, वस्तु वाली केस में जब एल्फा लेंगे तो जो ये दूरी होगी ये वाली, ये डी के बराबर ली जाएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ए बी और यहां ओ। इसमें से ये डायग्राम मैंने अलग निकाला। इसमें जो एल्फा है वो उस कंडीशन में है जब ये डिस्टेंस किसके बराबर हो, डी के, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र प्रतिबिंब द्वारा, इसके द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण लिख लिया। अब हमारा काम है एल्फा और बीटा के मान इन चित्र से ज्ञात करना, वो इसमें रखना। तो कैसे करके ज्ञात करेंगे? सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती हैं। वस्तु जब सूक्ष्म है तो इसके द्वारा कोण भी छोटा ही होगा और छोटा कोण होने पर एक शर्त होती है एल्फा बराबर tan एल्फा, और tan एल्फा होता है लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका लंब क्या है ए बी, बेस क्या है डी, और डी जो है वो इससे लेफ्ट साइड में है इसलिए चिन्ह क्या आएगा माइनस। बीटा बराबर tan बीटा, ये भी लंब बटे आधार, बीटा में देखें लंब बटे आधार, तो लंब क्या है ए डैश बी डैश, आधार क्या है यूई, और यूई इससे लेफ्ट साइड में है तो माइनस में। ये प्रतिबिंब नीचे को है, उल्टा है, अक्ष से नीचे है, इसलिए इसकी लंबाई भी माइनस में। तो ए डैश बी डैश भी माइनस में और यूई भी माइनस में। लंब अपॉन ये ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन यूई, ये भी माइनस में लगेगा, ये भी माइनस में, तो इनके माइनस आपस के कट जाएंगे। ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो होगा m इक्वल टू बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन यूई
एल्फा की वैल्यू ए बी अपॉन माइनस डी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इन्हें एक साथ लिखा, डी पलट के पहुंचेगा ऊपर, यू ही आ जाएगा नीचे, तो डी अपॉन यू ही। इस तरह से लिख गए। अब हमने क्या किया, इस ए डैश बी डैश ए बी को हटाने के लिए एक आवर्धन का फॉर्मूला होता है, रेखीय आवर्धन का, उसका यूज कर रहे हैं। वो होता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर वी अपॉन यू, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इनका जब रेशियो देखा जाएगा ए बी, तो यू ये आएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, तो बी ये आएगा। इन दोनों के स्थान पर ये आ जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ और डी अपॉन यू ई। ये चिन्ह माइनस का था, हटते हटते यहां आ गया। ये इक्वेशन इसे ना देके इसे नंबर 1 दे दे रहे हैं। तो ये माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर का सूत्र आ गया। ये प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी अभिदृश्यक लेंस से, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये नेत्रिका से वस्तु की दूरी। अब जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, उनमें ये आवर्धन क्षमता में केस लगा देते हैं वो, कि जब अंतिम प्रतिबिंब, इसे कहते हैं अंतिम प्रतिबिंब, कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, मतलब इसका मान d के बराबर हो। दूसरा केस, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा हो, अनंत का मतलब है ये वाली किरणें समांतर हो जाएं। तो कितने केस हुए? 2। तो दोनों अलग अलग केसों में ये फॉर्मूला क्या होगा वो और देखना है, फिर माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का कार्य फिनिश हो जाएगा। देखते हैं केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, तो क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब ये है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है d, मतलब इसका मान, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी हम b से लिख रहे हैं, और वो किसके बराबर मान रहे हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि होती है 25 सेंटीमीटर। तो इस केस में ये कहा गया है कि जब ये प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर पे बन रहा हो, अर्थात बी का मान 25 हो, तो बी 25 ना लिख के क्या लिखेंगे? डी। यही होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। चूंकि वी लेंस से बाईं तरफ है, तो इसका मान किस में रखेंगे? माइनस में। और लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v के स्थान पर तो क्या आ जाएगा? d माइनस डी। इसे मैं यहां साइड में सॉल्व कर रहा हूं।
ये हमने यहाँ लिख दी फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ सॉल्व कर लेंगे केस को। तो जब बी का मान कितना हो -d, तो लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है हमारा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें v की जगह तो मैंने क्या टेक दिया -d, u को क्या लिखा ue, और f को क्या लिखा fe। ये पूरा फॉर्मूला नेत्रिका के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि यह प्रतिबिंब नेत्रिका ने बनाया है। हमें ये निकालना है, तो हमने क्या किया, यहां हमने लिखा जो 1/d है, इसको मैंने उधर भेजा, तो उधर जाके ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d, ये उधर जाके प्लस का हो गया। दूसरी बात, u के स्थान पर जब ue रिप्लेस करेंगे तो माइनस का आएगा, तो यहाँ चिन्ह होगा माइनस, तो ये चिन्ह यहाँ पर प्लस में बदल जाएगा और ये इतना हो जाएगा। एक बार फिर सुनेंगे, ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है। इसे हमने नेत्रिका के लिए अप्लाई किया, तो v के स्थान पर तो रखा d माइनस का, u की जगह -ue, क्योंकि इस लेंस से ue दूरी बाईं तरफ है, माइनस में रखते हैं, चिन्ह परिपाटी है। f की जगह fe, ये चिन्ह बदल के हो गया प्लस, ये उधर गया तो प्लस का हो गया, ये आ गया। हमें यहां से ये वैल्यू बनाकर निकाल के ले जानी है यहाँ, तो 1/ue तो है, लेकिन यहाँ आ रहा है d/ue, तो मैंने पूरे को मल्टीप्लाई कर दी d से, तो d यहाँ आएगा d/ue, d यहाँ आएगा d/fe, d यहाँ आएगा, तो d से d कट जाएगा, एक रह जाएगा, तो d/ue की वैल्यू हमारी ये आती है। इसका यूज यहाँ करेंगे। यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, इसकी जगह ब्रैकेट के टर्म की जगह ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू -bo/uo ब्रैकेट 1 प्लस d/fe, d/fe। तो जिस न्यूमेरिकल में होगा कि एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ये है, वस्तु की दूरी ये है, और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो ये मान ज्ञात करो, उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और इस समय सूक्ष्मदर्शी की लंबाई भी अगर पूछी जाएगी, तो लंबाई यहाँ से इस लेंस तक की डिस्टेंस को जोड़ दिया जाएगा, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक bo प्लस ue, ये हो जाएगी, ये कहलाएगी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस में हमारे ये भी होता है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और तब वस्तु की दूरी ये है, प्रतिबिंब इतनी दूर बनता है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करो, तो अनंत वाली केस में फिर ये फॉर्मूला नहीं लग के अनंत केस का सेकंड केस में फॉर्मूला निकालते हैं हम, सरल है। केस सेकंड, जब अंतिम प्रतिबिंब
अनंत पर बनता हो। अंतिम प्रतिबिंब ये है ए डबल डैश बी डबल डैश। अनंत पे कब बनेगा? जब ये किरणें समांतर हो जाएंगी, तो कहीं मिलेंगी ही नहीं। लेंस से इस पेन को मैं देखूं तो मोटा दिखेगा, पेन को दूर करूंगा तो और मोटा, और दूर करेंगे तो पेन गायब हो जाएगा, दिखेगा नहीं। उसी को कहते हैं अनंत पर। ऐसा तब होता है जब वस्तु लेंस के फोकस पर आ जाती है। अगर किसी लेंस की दूरी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो हम लेंस से पेन को 20 सेंटीमीटर दूर रखकर देखें तो पेन दिखाई नहीं देगा। खैर, तो अंतिम प्रतिबिंब ये है, कहाँ बनता है? अनंत पर। तो इसकी जो दूरी है, यहाँ आके देखो, ये है, इसका मान अनंत लेना पड़ेगा। और फिर से लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसे नेत्रिका के लिए अप्लाई करेंगे तो v का मान तो क्या आएगा? अनंत। u की जगह माइनस का ue, f की जगह f। नेत्रिका के लिए ये चिन्ह यहाँ प्लस कर देगा। 1/∞ हो गया 0, ये हो गया प्लस, और 1/f। तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दी हमने d से, तो d से मल्टीप्लाई यहाँ आएगी d/ue, और d यहाँ आएगा d/fe। तो d/ue की जो वैल्यू है वो ये आ गई d/fe। यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 ये है, m इक्वल टू माइनस vo अपॉन uo d/ue, माइनस vo अपॉन uo, d/ue की जगह हम लिख सकते हैं d/fe। तो ये अनंत वाले केस में आवर्धन क्षमता का सूत्र होगा। तो सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के दो फॉर्मूले हैं, एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के केस में, एक अनंत के केस में। तो न्यूमेरिकल में जिसका जिक्र हुआ होगा, अनंत का केस का जिक्र हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्पष्ट दृष्टि का हुआ है तो ये लगाएंगे। इस समय सूक्ष्मदर्शी की लंबाई अगर पूछी जाएगी सेकंड केस में, तो हम कितनी लिखेंगे? लंबाई का सूत्र है vo प्लस ue। तो सेकंड केस में ue की वैल्यू fe के बराबर आई थी, अभी हमने देखा था, क्योंकि हमने देखा था एक तरफ था d/ue, एक तरफ था d/fe। d से d कट गए तो ये दोनों बराबर हो गए, वो लिखा गया है। इसके सूक्ष्मदर्शी के दोष क्या है? इसमें जो बड़ा लेंस है, बड़े द्वारक का, इसके कारण इसमें कुछ वर्ण विपथन का दोष होगा, जिससे प्रतिबिंब कुछ अस्पष्ट धुंधला दिखाई देगा। तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। इसमें और
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मेन डिफरेंस ये है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम स्लाइड, जो बायोलॉजी की स्लाइड होती है जिसमें कुछ सैंपल रखा होता है, प्याज की झिल्ली या किसी पत्ते की काट, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड रखकर हम वस्तुओं को धूप में देखा करते हैं, प्रकाश में देखा करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में हम डार्क रूम में रखकर और इलेक्ट्रॉन पुंज में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन पुंज इस तरह की होती है जैसे लेजर लाइट से एक पतली किरण जाती है, इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन पुंज में देखने से क्या फायदा होगा? हम जानते हैं तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन, चूंकि पदार्थ में दोहरी प्रकृति होती है डी ब्रोगली के अनुसार, तो इलेक्ट्रॉन कण का गुण भी प्रदर्शित करता है, उसके साथ में तरंग का भी। तो तीव्र गति से चलने वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी तरंग दैर्घ्य होती है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ये होती है लगभग एक एवरेज 5000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 तक होता है बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग तक, तो उसका एवरेज राउंड फिगर में हम ये ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी है, इसकी तुलना में 5000वां भाग है। तो जिस तरीके से कहीं भीड़ भाड़ हो रही हो तो छोटा सा बालक उनके बीच में होकर निकल जाएगा, लेकिन बड़ा व्यक्ति है चौड़ा, वो उस भीड़ भाड़ में होकर निकलने में कठिनाई आएगी। तो ये छोटी तरंग दैर्घ्य के होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बारीक से बारीक जगह में होकर निकल जाते हैं, तो छोटे से छोटे कणों को भी अलग अलग करके दिखा देते हैं। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का सूत्र होता है उसमें ये लैम्ब्डा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फॉर्मूला तो हमारा पूरा ये है 2 sin अल्फा अपॉन 1.22 लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा अपॉन में आ रहा है, तो विभेदन क्षमता लैम्ब्डा के कैसी हुई? व्युत्क्रमानुपाती। विभेदन माने अलग अलग करके दिखाई देना। तो इस सूत्र से स्पष्ट है कि जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसकी विभेदन क्षमता अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से 5000 गुना छोटी है, 5000वां भाग है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की विभेदन क्षमता 5000 गुना अधिक होगी। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को इलेक्ट्रॉन पुंज में देखा जाता है और इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से 1/5000 भाग है। यहाँ लैम्ब्डा की जगह आएगा 1/5000। तो 5000 जब ऊपर जाएंगे तो विभेदन क्षमता 5000 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता 5000 गुना होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से। तो जो कोशिका वगैरह देखी गई हैं, कोशिका के अंदर क्या क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी में देखा गया है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट कार्य अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।